मतलब सोचिए ना, हजारों हाई डेफिनेशन कैमरास हैं वहां, हर तरफ नजर है। हाँ, मैदान का हर एंगल कवर्ड होता है आजकल। बिल्कुल। और मैदान की हर छोटी आवाज को पकड़ने वाले स्टंप माइक्स भी तो हैं। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगता है, वहां अचानक से एक 6 इंच का स्मार्टफोन पूरे टूर्नामेंट की इंटेग्रिटी, मेरा मतलब है खेल की शुद्धता में भूचाल कैसे ला सकता है? सही सवाल है। ये मुद्दा सिर्फ एक नियम टूटने का बिल्कुल नहीं है। एक तरफ तो दुनिया के सबसे सख्त नियम है, और दूसरी तरफ एक इंसान की ऐसी मेडिकल मजबूरी जिसके चलते वो कुछ ही महीने पहले वेंटिलेशन पर था। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी टकराव को समझेंगे। ये टकराव वाकई बहुत दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स है ना? तो हमारा आज का सोर्स एक ताज़ा न्यूज़ रिपोर्ट है। ये बीसीसीआई की एक रेगुलेटरी इंक्वायरी पर आधारित है। मुद्दा है राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर का डगआउट में फ़ोन इस्तेमाल करना, और बीसीसीआई की एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट, जिसे एसीएसयू कहते हैं, उनका इस पर जवाब तलब करना। ये गहन विश्लेषण इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम एसीएसयू की बात करते हैं तो सीधे तौर पर पूरे टूर्नामेंट की विश्वसनीयता दांव पर लग जाती है। खेल में हर नियम का एक सटीक मकसद होता है। बिल्कुल। जब डगआउट जैसी अत्यंत सुरक्षित जगह पर नियम टूटता है ना, तो सवाल सिर्फ उस एक घटना का नहीं बचता, बल्कि पूरे एंटी करप्शन सिस्टम के ढांचे पर उठ खड़ा होता है। तो इस घटना की शुरुआत होती है गुवाहाटी में, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक बहुत ही हाई प्रेशर मैच चल रहा था। रोमी भिंडर को डगआउट के अंदर एक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह थी कि उस वक्त उनके ठीक बगल में युवा क्रिकेटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी भी मौजूद थे। सही कहा। अब सोचिए, एक ऐसी जगह जहां अगले ओवर की रणनीति बन रही है, वहां अचानक एक ऐसी डिवाइस का आना जो बाहरी दुनिया से संपर्क बना सकती है, वो सीधे तौर पर पीएमओए गाइडलाइंस का उल्लंघन है। लेकिन सबसे पहले इस पीएमओए के दायरे को समझना जरूरी है, यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया। देखिए, इस दायरे को समझने के लिए हमें स्टेडियम की ज्योग्राफी को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। पीएमओए दरअसल एक ऐसी इनविजिबल लाइन है जिसके अंदर किसी भी तरह का बाहरी कम्युनिकेशन कंप्लीटली अलाउड नहीं है। जीरो कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली, जीरो। अब टीम मैनेजर्स के पास बहुत सी लॉजिस्टिक जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे ट्रैवल, होटल्स और बाकी ऑपरेशंस। इसीलिए उन्हें पीएमओए के बाहर यानी स्टेडियम के दूसरे हिस्सों में फोन इस्तेमाल करने की छूट होती है। लेकिन डगआउट में नहीं। बिल्कुल नहीं। जैसे ही वो डगआउट या ड्रेसिंग रूम की उस लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं, उनका बाहरी दुनिया से संपर्क बिल्कुल कट ऑफ हो जाना चाहिए। अगर इसको एक आम जिंदगी के उदाहरण से जोड़ें, तो क्या हम इसको एक हाई सिक्योरिटी बोर्ड एग्जाम हॉल की तरह देख सकते हैं? जैसे जहां स्टूडेंट से लेकर प्रिंसिपल तक सभी को अपने मोबाइल फोन्स हॉल के बाहर छोड़कर आने पड़ते हैं, ताकि कोई भी जानकारी इधर से उधर ना हो सके। देखिए, एग्जाम हॉल वाला उदाहरण सतह पर ठीक लगता है, पर मामले की गंभीरता को देखते हुए ये थोड़ा छोटा पड़ जाता है। अच्छा। हाँ, इसे बोर्ड एग्जाम की जगह स्टॉक मार्केट के इनसाइडर ट्रेडिंग की तरह देखिए। ओह वाओ, इनसाइडर ट्रेडिंग। हाँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो सिर्फ एक स्टूडेंट का नतीजा बदलेगा, लेकिन यहाँ एक छोटी सी इनसाइड इन्फॉर्मेशन करोड़ों का मुनाफा या नुकसान करा सकती है। करोड़ों का खेल है। सही बात है। इसीलिए एसीएसयू का ढांचा इस तरह बनाया गया है कि इसमें किसी भी तरह के ग्रे एरिया या चूक की गुंजाइश ही ना बचे। डगआउट एक एब्सोल्यूट नो फोन जोन है। तो इसका मतलब डगआउट में फोन किसी हालत में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ जो एक डिटेल बार बार सामने आ रही है रिपोर्ट में, वो है वैभव सूर्यवंशी की मौजूदगी। जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आखिर इस घटना में उस युवा खिलाड़ी का जिक्र इतनी प्रमुखता से क्यों है? मेरा मतलब है, फोन तो मैनेजर के हाथ में था ना, खिलाड़ी के हाथ में थोड़ी था। दरअसल यही वो जगह है जहां प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट यानी आपस में जोड़े जाने का मनोविज्ञान काम करता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, थोड़ा समझाएंगे इसे? जरूर। ड्रेसिंग रूम का एक अपना कल्चर रहता है जहां नए और युवा खिलाड़ी अपने सीनियर्स और मैनेजमेंट को देखकर सीखते हैं। अगर एक 17 साल का इम्प्रेशनेबल रुकी देख रहा है कि टीम का मैनेजर अत्यंत सुरक्षित जोन में फोन चला रहा है, तो उसके दिमाग में नियमों की वो सख्ती थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। ओह, यानी प्रेसिडेंट सेट हो रहा है वहां। बिल्कुल। अगली बार शायद वो खुद किसी छोटे मोटे प्रोटोकॉल को तोड़ने में हिचकिचाएगा नहीं। एसीएसयू इस बात को लेकर बहुत सतर्क रहती है कि युवा खिलाड़ियों के आसपास का माहौल बिल्कुल स्ट्रिक्ट और निष्पक्ष होना चाहिए।
किसी भी नियम के टूटने का सबसे बुरा असर नए खिलाड़ियों की मानसिकता पर पड़ता है। उन्हें लगने लगता है कि रूल्स थोड़े लचीले हैं। ये पॉइंट बहुत सॉलिड है, लेकिन इस बात को थोड़ा और खोलकर देखते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी एक बहुत बड़ा पुशबैक आ रहा है। हाँ, बताइए। हम इस गहन विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर हैं, जो है खेल की इंटेग्रिटी और उस पर मंडरा रहा खतरा। अब मैं समझ सकता हूं कि 20 साल पहले जब कैमरास कम थे तब फिक्सिंग पकड़ना मुश्किल था। सही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के वक्त में जिस मैच में हजारों दर्शक बैठे हैं, सैकड़ों कैमरास हर खिलाड़ी के चेहरे का पसीना तक दिखा रहे हैं और स्टंप माइक्स हर सांस की आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में डगआउट से भेजा गया एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज या एक फोन कॉल फिक्सिंग के नजरिए से आखिर कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकता है? सब कुछ तो सामने हो रहा है। देखिए, टीवी पर जो कुछ दिखता है ना, वो फिक्सिंग की पूरी सच्चाई नहीं है। जिस खतरे की ACSU बात करती है, उसको समझने के लिए इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज, ये क्या होता है? दरअसल इलीगल बेटिंग सिंडिकेट्स इस बात पर सत्ता नहीं लगाते हैं कि टीवी पर क्या चल रहा है। वो इस बात का फायदा उठाते हैं कि मैदान पर क्या हो चुका है जो अभी तक टीवी पर नहीं आया है। वे टीवी पर आने से पहले? हाँ, लाइव ब्रॉडकास्ट में हमेशा 5 से 10 सेकंड का डिले होता है। अच्छा, तो इस 5 सेकंड में आखिर क्या बड़ा खेल हो सकता है? 5 सेकंड बहुत कम वक्त होता है। उस 5 सेकंड की कीमत करोड़ों में होती है। मैं समझाती हूँ। मान लीजिए एक बॉलर रन अप ले रहा है और उसने अचानक नो बॉल डाल दी। ठीक है। मैदान पर बैठे किसी शख्स ने, जिसके पास फोन है, उसने तुरंत अपने बुकी को एक इशारा भेज दिया। टीवी पर दर्शकों को और लीगल बेटिंग मार्केट्स को वो नो बॉल ठीक 5 सेकंड बाद दिखेगी। ओह माय गॉड! तो उन 5 सेकंड्स में वो सिंडिकेट एक भारी धनराशि उस नो बॉल पर लगा देता है। इसे कोर्ट साइडिंग कहते हैं। और ये तो सिर्फ उस जानकारी की बात है जो मैदान पर सबके सामने हो रही है। तो डगआउट की इंफॉर्मेशन इससे भी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। डगआउट के अंदर ऐसी खुफिया जानकारियां होती हैं जो किसी कैमरा को नहीं पता होती। जैसे कि ड्रेसिंग रूम के अंदर के फैसले। सही पकड़े हैं। मान लीजिए किसी स्टार बल्लेबाज को नेट प्रैक्टिस के दौरान कमर में अचानक चोट आई है, जिसका बाहर किसी को अंदाजा तक नहीं है। या फिर पिच को देखने के बाद अचानक फैसला बदला गया है कि अगला ओवर फास्ट बॉलर नहीं बल्कि स्पिनर डालेगा। ये ऐसी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है जो मैच का रुख पलट सकती है। सही बात है। बुकीज इसी इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री पर काम करते हैं। अगर डगआउट से एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज भी बाहर चला जाए कि बैटिंग ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो उस एक छोटी सी जानकारी पर सट्टे के मार्केट में भूचाल आ सकता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। इसीलिए ACCU का मकसद सिर्फ कम्युनिकेशन को मॉनिटर करना नहीं है, बल्कि किसी भी ऐसी जानकारी को बाहर जाने से रोकना है जो खेल के नतीजे को प्रभावित कर सके। ये इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज वाला पहलू वाकई में आंखें खोलने वाला है। अब समझ आता है कि PMOA के रूल्स इतने निर्दयी क्यों लगते हैं। पर यहाँ पर हमारी इस चर्चा में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जी, मेडिकल ट्विस्ट। हाँ। एक ऐसा पहलू जो नियमों की इस कठोर दुनिया में एक बिल्कुल इंसानी मजबूरी को ला खड़ा करता है। ये इंक्वायरी रूटीन से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें एक मेडिकल एंगल जुड़ा हुआ है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक और एक सीनियर IPL ऑफिशियल के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि रोमी भिंदर की मेडिकल हिस्ट्री अत्यंत गंभीर रही है। दरअसल कुछ ही महीने पहले वो अपनी हेल्थ कंडीशन के चलते वेंटिलेशन सपोर्ट पर थे। वेंटिलेशन सपोर्ट यानी वेंटिलेटर पर थे। यस। ये कोई छोटी मोटी खांसी या बुखार की बात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब है कि उनका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम या हार्ट कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल दौर से गुजरा होगा। ये एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन रही होगी। सही बात है। और इसी वजह से ऐसी स्पेकुलेशन यानी क्यास लगाई जा रही है कि उन्होंने उस हाई प्रेशर मैच के दौरान डगआउट में फोन का इस्तेमाल किसी चैट या मैसेज के लिए नहीं किया था। तो फिर किस लिए? बल्कि अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए किया हो। आजकल की मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी में देखें ना, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर्स होते हैं, हार्ट रेट सेंसर्स होते हैं। हाँ, और ब्लड प्रेशर चेक करने वाले डिवाइसेस भी होते हैं। एग्जैक्टली। ये सब सीधे हमारे स्मार्टफोन से जुड़े होते हैं ब्लूटूथ के जरिए। ऐसी स्थिति में ये काफी हद तक संभव है कि उन्हें अपना रियल टाइम हेल्थ डेटा देखने की जरूरत पड़ गई हो मैच के बीच में। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि BCCI उनकी इस मेडिकल स्थिति और मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर सकती है। यहाँ पर मैं ACSU के इस पूरे सिस्टम पर एक सीधा सवाल करना चाहूंगा। जी, पूछिए। अगर कोई व्यक्ति इतनी गंभीर बीमारी से लड़कर वापस लौटा है, जो कुछ महीने पहले सांस लेने के लिए मशीन पर निर्भर था, तो क्या ऐसे रूल्स वाकई में पत्थर की लकीर होने चाहिए? देखिए, मेरा मतलब है, एक तरफ आपके पास खेल की शुद्धता है,
और दूसरी तरफ एक इंसान की जान का सवाल है। क्या किसी मेडिकल इमरजेंसी या मॉनिटरिंग के मामले में इंसानियत और कॉमन सेंस को इन सख्त प्रोटोकॉल से ऊपर नहीं रखना चाहिए? इंसानियत और कॉमन सेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है, और कोई भी सिस्टम इंसान की जान को खतरे में डालने के लिए कभी नहीं बनाया जाता। पर आपको ये समझना होगा कि ACSU आखिर इस मेडिकल मजबूरी को भी इतनी शक की निगाह से क्यों देखती है? क्यों देखती है? उसकी वजह है टेक्नोलॉजिकल कैमोफ्लाज, यानी तकनीक का भेष बदलना। भेष बदलना मतलब क्या लोग मेडिकल ऐप के नाम पर कुछ और चला रहे होते हैं? ये तो फिल्मों जैसा लग रहा है। सुनने में फिल्मों जैसा लगता है, पर असल जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। इलीगल बेटिंग का नेटवर्क इतना एडवांस्ड हो चुका है ना कि उनके पास ऐसी फेक एप्लीकेशंस होती हैं जो देखने में एक बिल्कुल आम कैलकुलेटर लगती हैं। ओह माय गॉड। या ब्लड शुगर मॉनिटर या हार्ट रेट ट्रैकर जैसी लगती हैं स्क्रीन पर, लेकिन असल में वो एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स होती हैं जो सीधे बुकीज से जुड़ी होती हैं। वेट, सच में? हाँ, अगर किसी ऑफिशियल को डगआउट में फोन देखने की इजाजत सिर्फ इस आधार पर दे दी जाए कि वो अपनी हेल्थ चेक कर रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो स्क्रीन पर दिल की धड़कन देख रहा है या किसी बुकी को अगले ओवर का इशारा भेज रहा है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वही ना, ACSU अधिकारियों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो मैदान पर खड़े होकर किसी के फोन की सॉफ्टवेयर कोडिंग चेक करें। उन्हें तुरंत फैसला लेना होता है। तो इसका मतलब है कि हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम अचानक से फिक्सिंग का एक नया जरिया बन सकता है। पर फिर जिन्हें वाकई में बीमारी है, उनका क्या होगा? क्या उन्हें अपना काम छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से नियमों में एक मेडिकल एक्सेप्शन क्लॉज रखा गया है। ओह, एक क्लॉज है इसके लिए? हाँ, BCCI और ACSU का ढांचा ऐसी हेल्थ इमरजेंसीज के लिए थोड़ा लचीलापन देता है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी शर्त होती है, और वो है प्रायर क्लियरेंस, यानी पूर्व अनुमति। यानी पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी? बिल्कुल। किसी भी ऑफिशियल या खिलाड़ी को मैच शुरू होने से पहले ACSU और मैच रेफरी को बताना होता है कि देखिए, मेरी ये मेडिकल हिस्ट्री है और मुझे मैच के दौरान अपना हेल्थ ट्रैक करने के लिए इस खास डिवाइस या फोन की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद ACSU उस डिवाइस को पहले से चेक करती है और उस पर अपनी मुहर लगाती है। मुद्दा यह है कि अगर ऐसी प्रायर क्लियरेंस नहीं ली गई है तो ACSU को इसे प्रोटोकॉल ब्रीच ही मानना पड़ेगा, भले ही मजबूरी कितनी भी असली क्यों ना हो। सही बात है। अगर एक को छूट दी तो सब बहाना बनाएंगे। एग्जैक्टली। अगर वो एक व्यक्ति को बिना प्री क्लियरेंस छूट दे देंगे तो कल को 10 लोग हेल्थ का बहाना बनाकर कम्युनिकेशन डिवाइसेस अंदर ले आएंगे। यानी फ्रेमवर्क इस बात पर निर्भर करता है कि आपने नियमों का पालन करते हुए छूट मांगी है या नहीं। चलिए अब इस घटना के अगले हिस्से की तरफ पढ़ते हैं। कहा जाता है कि ACSU ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया। लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, इस नोटिस और इतने बड़े विवाद के बावजूद रोमी भिंदर को अगले ही मैच में मैदान पर देखा गया। हाँ, उप्पल स्टेडियम में। बिल्कुल, उप्पल स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच चल रहा था और वहां टॉस के दौरान वो मैदान पर आराम से घूमते हुए देखे गए। अगर नियम इतने कड़े हैं और इंटेग्रिटी दांव पर है तो उन्हें तुरंत सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? देखिए, यहाँ लोगों के मन में आमतौर पर एक गलत धारणा होती है कि नोटिस मिलते ही सस्पेंशन तय है। इसे कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन के नजरिए से देखिए। ये वैसा ही है जैसे किसी बड़ी कंपनी के CEO पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज या नियम तोड़ने का शक हो, इंटरनल इंक्वायरी शुरू हो चुकी हो, पर वो CEO अगले दिन बोर्ड मीटिंग चेयर कर रहा हो। अच्छा, यानी गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट वाला हिसाब नहीं है? सही कहा। जब तक सिस्टम इन्वेस्टिगेशन पूरी करके दोष साबित नहीं कर देता, तब तक उन्हें टेक्निकली गिल्टी नहीं माना जाता। खेल के कानून में इसे प्रोसीजरल लैप्स, यानी प्रक्रिया में हुई चूक की तरह ट्रीट किया जाता है, जब तक कि कोई बड़ा सबूत सामने ना आए। लेकिन इस प्रोसीजरल लैप्स की टिपिकली सजा क्या होती है? मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो जाता है कि उन्होंने फोन का इस्तेमाल किया था, पर सिर्फ मेडिकल रीजंस के लिए, और उसमें मैच फिक्सिंग जैसा कोई भी एंगल नहीं था, तो क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? यहाँ खेल कानून का एक और बड़ा सिद्धांत काम करता है, जिसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? हाँ, इसका मतलब है कि अगर नियम टूटा है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका इरादा क्या था, आपको सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। ओह, तो इंटेंट सेकेंडरी है, एक्शन प्राइमरी है। एग्जैक्टली। हालांकि सजा की मात्रा इस बात पर जरूर निर्भर करती है कि आपका इंटेंट क्या था। हमारे पास जो डिसिप्लिनरी प्रेसिडेंट्स यानी पुराने केसेस है ना, उनके आधार पर हम देख सकते हैं। पुराने केसेस में क्या हुआ था? अगर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चूक पाई जाती है
तो आमतौर पर एक ऑफिशियल रेप्रिमांड यानी कड़ी चेतावनी दी जाती है। इसके साथ कुछ भारी फाइन भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में ACSU को फोन में किसी ऐसे ऐप का पता चलता है या इंटेंट थोड़ा सा भी शक के घेरे में आता है, तो नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। उसमें लंबे समय तक बैन लग सकता है और फ्रेंचाइज पर भी बड़ा प्रशासनिक जुर्माना थोपा जा सकता है। बाप रे। इस पूरी चर्चा ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ वही सच नहीं होता जो हमें अपने टीवी स्क्रीन्स पर दिखता है। बिल्कुल नहीं। आज हमने देखा कि कैसे गुवाहाटी के एक मैच में डगआउट के अंदर जली एक छोटी सी फोन स्क्रीन ने पीएमओ के सख्त नियमों की बाउंड्री को टेस्ट किया। उस स्क्रीन की रोशनी ने सिर्फ रोमी भिंदर को ही नहीं, बल्कि उनके बगल में बैठे वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी के आसपास के मनोविज्ञान को भी उजागर किया। सही बात है। हमने ASCU के उन निर्दयी प्रोटोकॉल को समझा जो इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेज और कोर्ट साइडिंग जैसी बीमारियों से खेल को बचाने के लिए दीवार बनकर खड़े हैं। और सबसे अहम बात, हमने एक इंसान की जिंदगी यानी वेंटिलेशन सपोर्ट जैसे नाजुक दौर से गुजरने के बाद की मेडिकल मजबूरी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जैसी कानूनी कठोरता के बीच चलने वाली कश्मकश को देखा। ये कश्मकश आने वाले समय में स्पोर्ट्स प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा सवाल बनने वाली है। देखिए, जिस तरह से नियमों और इंसानी ज़रूरतों के बीच का ये टकराव सामने आया है ना, ये बताता है कि नियमों की किताबें चाहे कितनी भी मोटी क्यों ना हो जाएं, ज़मीनी हकीकत हमेशा उन्हें चुनौती देती रहेगी। सही कहा। और इस पूरे मुद्दे के बीच जाते जाते एक ऐसी बात उठकर सामने आती है जो शायद आने वाले वक्त में खेल की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रखते हैं। कोई भी सोचेगा कि आज तो बात सिर्फ एक मोबाइल फोन और ग्लूकोज मॉनिटर तक सीमित है, लेकिन सोचिए जरा आने वाले वक्त के बारे में, जब हमारी जिंदगी पूरी तरह से स्मार्ट डिवाइसेस और हेल्थ मॉनिटर्स पर निर्भर हो जाएगी, जब हमारी स्मार्ट वॉचेस हमारे हार्ट रेट को सीधे ब्रॉडकास्ट करेंगे, जब हमारे चश्मे इंटरनेट से जुड़े होंगे और यहाँ तक कि हमारे कपड़े भी बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करेंगे, तो क्या स्पोर्ट्स के इन पुराने नियमों में आमूलचूल बदलाव करना प्रशासकों की मजबूरी नहीं बन जाएगा? ये तो एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्या भविष्य में खेल के ये सख्त नियम वेयरेबल मेडिकल टेक और इल्लीगल कम्युनिकेशन के बीच कोई साफ लकीर खींच पाएंगे, या फिर आने वाले वक्त में हर बार किसी इंसान की आम और जेन्युइन मेडिकल जरूरत को भी हमेशा एक छुपे हुए शक की निगाह से ही देखा जाएगा? ये एक ऐसी निशानी पर आती पिच है जिस पर आने वाले वक्त में न सिर्फ क्रिकेट को बल्कि हर बड़े खेल को एक बहुत लंबा मैच खेलना होगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। चर्चा में बने रहने के लिए शुक्रिया।